अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे लॉ की बात करेंगे, एक उस मौजू की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस होने वाला इशू है, मौजू है, लेकिन इसका नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि विरासत की तकसीम कैसे होगी, विरासत की जायदाद कैसे तकसीम होगी, किस किस बंदे का कितना शेयर होगा और किस किस को कितना शेयर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये सब कुछ आज हम इसमें बात करेंगे। गो कि ये एक इतना आसान टॉपिक नहीं है कि इसको किसी बिल्कुल एक ही वीडियो में सम अप कर दिया जाए, लेकिन आप ये समझ लें कि 90% आज हम इसमें बयान कर देंगे कि वो कौन सी तरीके हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या करने वाली चीज़ें हैं और विरासत किस तरीके से तकसीम होती है। ये मैंने कहा है कि लॉ के मसलों में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, समझने की बात है। हम लोग जिन चीज़ों को नहीं समझते उनको कॉम्प्लिकेशन में डाल देते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विरासत क्रिएट कैसे होगी, किसी भी चीज़ के ऊपर विरासत क्रिएट कैसे होगी। विरासत के लिए तीन चीज़ों का, तीन एलिमेंट्स का सबसे पहले होना ज़रूरी है। जिसकी ज़मीन है, जिसकी जायदाद है, उसका डिसीज होना ज़रूरी है, मतलब उसका फोत होना ज़रूरी है। बिना उसके विरासत कभी क्रिएट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो खुद मालिक है। दूसरी चीज़ आ जाती है उसके माल का यकीनी होना। जायदाद है, जो भी है, वो एग्जिस्ट करती हो, इस तरह नहीं हो सकता मफरूज़े पे कि उसकी वो चीज़ वहाँ से आएगी, अभी कोई पैसा मिलना है, वो आएगा, फिर वो तकसीम होगा। नो, जो चीज़ मौजूद है उसकी बात होगी। और तीसरी चीज़ है लीगल एयर्स, यानी वारिसान जो हैं उनका मौजूद होना। ये तीन वो एलिमेंट्स हैं जहाँ से विरासत क्रिएट होती है। अब इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है जी? इसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो विरासत को रोक देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। उन सूरतों में विरासत की ज़मीन उस बंदे को नहीं मिल सकती। सिंपल लफ्ज़ों में, सबसे पहला कि जो कोई अपने मोरिस को, अपना जो उसका को शेरर है जो विरासत में, उसको कत्ल कर दे, तो उस सूरत में इस नीयत से कत्ल कर दे कि ये विरासत उसे मिल जाए, तो ये उसको विरासत नहीं मिलेगी। पीपीसी जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसका सेक्शन 317 317 इस चीज को डिस्कस करता है, उसको नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर पर जो चाइल्ड है, इलिजिटिमेट जो बंदा है, जो चाइल्ड है, यानी कि कोई नाजायज है अगर औलाद, तो उसको नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर कोई स्लेव है, उसको नहीं मिलेगी। चौथे नंबर पर डिफरेंस इन रिलीजन, मतलब अगर कोई और मजहब का बंदा है तो उसको अपना जो वारिस है उसकी जमीन में से विरासत का हक नहीं मिलेगा। और जो चौथी चीज है वो है स्टेप, जो स्टेप चाइल्ड होते हैं, जैसे कोई औरत शादी कर ले तो जो उसके सौतेले बच्चे हैं उनको उसके उस खाविंद से विरासत नहीं मिलेगी, वो उसकी हकीकी औलाद को मिलेगी। यही चीज मर्द पे भी अप्लाई होती है कि स्टेप जो चाइल्ड है उनको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये तकसीम कैसे होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया, ये वैसे तो बहुत लंबी चीजें हैं, लेकिन इतना ही समझ लेना आपके लिए काफी है। तकसीम के अब शेयर्स को हमने देखना है। सबसे पहले जो डिसीज पर्सन है, उसकी जो भी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है, जो उसकी रह गई है, जो छोड़ गया है, पहले उसके जितने भी डेट्स हैं, यानी कर्जा जात हैं, ये चीजें हैं, ये सारे पे होंगे। उसके पे होने के बाद फिर विरासत अप्लाई होगी, और विरासत अप्लाई कैसे होगी ये अब समझना जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक बीवी है तो उसको खाविंद की प्रॉपर्टी से कितना हिस्सा मिलेगा। अगर उसके बच्चे मौजूद हैं तो उसको 1/8, मतलब प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा उसको मिलेगा। और अगर बच्चे मौजूद नहीं हैं तो 1/4, यानी टोटल प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सा उसको मिलेगा। अब अगर खाविंद को अपोजिट कर लें इसको, तो खाविंद को बीवी की प्रॉपर्टी में से अगर बच्चे मौजूद हैं तो 1/4 मिलेगा, प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और चौथा हिस्सा खाविंद को मिलेगा। और अगर बच्चे मौजूद नहीं हैं तो दूसरा हिस्सा, यानी आधा हिस्सा, आप सिंपल लफ्जों में कह दें, वो प्रॉपर्टी का खाविंद को मिलेगा। अब इसके बाद जो डिसीज पर्सन है, जो उसके माँ बाप हैं, उनको कितना मिलेगा। अगर एक बंदा है जो कि फोत हो गया है और उसके वालिदैन मौजूद हैं, उसकी औलाद भी मौजूद है और बीवी भी मौजूद है, तो इस सूरत में क्या होगा।
सबसे पहले बीवी को मिलेगा 1/8, माँ बाप को मिलेगा 1.6 यानी छठा हिस्सा प्रॉपर्टी का, माँ को भी और बाप को भी। ये उस सूरत में होगा कि अगर उस शख्स के बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं, तो फिर 1.6 दोनों का होगा और बाकी जो जायदाद रह जाएगी वो बेटे और बेटियों में तकसीम होगी, जिसको हम आगे अभी बात करते हैं। अब इस सिचुएशन में तो मैंने बता दी। अब अगली सिचुएशन ये है कि एक शख्स है जिसकी कोई भी औलाद ही नहीं है, माँ बाप और बीवी हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर ये होगा बीवी का 1.4 यानी चौथा हिस्सा, माँ को उसकी मिलेगा 1.3 यानी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा, और बाकी सारा का सारा जो है वो उसके बाप को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहां तक भी समझ लिया आपने। अब ये देख लें इस कंडीशन में कि अगर एक ऐसा इंसान है कि जिसका ना बीवी है ना बच्चे हैं, कोई भी नहीं है, तो उसकी मां को भी मिलेगा 1.3 यानी तीसरा हिस्सा, और बाकी सारा हिस्सा बाप को मिल जाएगा। जितना भी बचेगा वो सारा 1.3 निकल के बाकी सारा बाप को मिल जाएगा। अब इसके बाद एक ऐसा इंसान है जिसकी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, मां बाप भी हैं और वाइफ भी है, तो फिर इस सूरत में बीवी का वही होगा 1.8, मां का उसकी होगा 1.6, और बेटियां जो हैं उनका क्योंकि हिस्सा होता है चौथा हिस्सा, मतलब आप कह लें कि बेटे के अगर 2 हिस्से हैं तो बेटी का 1 हिस्सा होता है, तो एक एक हिस्सा पूरा उनको मिलेगा, और इसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो सारा का सारा फिर इसके बाप को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बात कर लें कि एक ऐसा इंसान जो बहन भाइयों में क्या तकसीम होगी, तो उन बहन भाइयों में तकसीम इस तरीके से होगी कि भाई के, जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 हिस्से और बहन का 1 हिस्सा। जैसे 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी, अब मिसाल ही ले लेते हैं ना, तो 50,000 भाई का होगा 2 हिस्से, और 25,000 उसकी 2 बहनों का, या 3 या 4 जितनी भी हैं, फिर उनमें इस हिसाब से तकसीम होगा। लेकिन फिर जाहिर है वो 25 तो नहीं रहेगा ना, तो फिर उस रेशो से कम हो जाएगा। तो ये तरीका है सिंपल, जो कि अब जैसे कि आप कर लें 1 लाख रुपए है और एक भाई है और बाकी उसकी 3 बहनें हैं, हम ये लगा लेते हैं, तो 40,000 मिलेगा भाई को और 20 उन तीनों को मिलेगा 60,000 के हिसाब से। ये सिंपल सी एक विरासत की तकसीम है, जो कि मैंने आपको पहले बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें आगे क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है हमें इतना ही समझना चाहिए। इससे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि यतीम पोता जो होता है, जो ऑर्फन एक ग्रैंडसन होता है, उसका शेयर कैसे होता है दादा की प्रॉपर्टी में। तो ये वीडियो होपफुली कि आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको छोटा रखा जाए और ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।